नमस्कार, जय हिंद। YouTube पर इतिहास विमर्श में आप सभी का स्वागत है। युवा साथियों, आज हम इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर विमर्श करने वाले हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और ये है षोडश संस्कार, 16 संस्कार, जो प्रत्येक भारतीय के लिए जो सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ है, जो वैदिक परंपरा से जुड़ा हुआ है, उनके लिए बहुत जरूरी है। वैदिक काल में इन 16 संस्कारों का प्रादुर्भाव हुआ। इन संस्कारों को करने के पीछे जो सामाजिक उद्देश्य हैं, वो भी समाजशास्त्रियों ने बहुत गहराई से चिंतन करके बनाए। संस्कार हो या अन्य और विषय, आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ऋण व्यवस्था, ये सारे के सारे मिलकर, या पुरुषार्थ, ये सब मिलकर जो जीवन का परम लक्ष्य है, मोक्ष, जिसको भगवान बुद्ध निर्वाण कहते थे, उसकी ओर जाने का है। जन्म मरण के इस चक्र से बचने के लिए हम क्या करें जिससे हमारे जीवन का सर्वोच्च उत्कर्ष हो सके। तो उसके लिए इन 16 संस्कारों को भारतीय सनातन परंपरा में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला। कालांतर में इनमें से कुछ संस्कार अब लुप्त प्राय हैं, कुछ प्रतीकात्मक रह गए हैं और कुछ संस्कारों को हम आज भी अपने जो दैनिक जीवन है उसमें अपनाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे इन 16 संस्कारों के बारे में। ये इतिहास की दृष्टि से जितने महत्वपूर्ण हैं, उतने ही महत्वपूर्ण समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए भी हैं, क्योंकि जब वो सामाजिक व्यवस्थाओं का वर्णन करते हैं तो उनमें उन्हें इन षोडश संस्कारों के बारे में लिखना होता है। तो आप यहाँ इन्हें देख सकते हैं। जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, इस बार पहली बार आए हैं, उनको ये इतिहास विषय में पढ़ना है। साथ ही साथ समाजशास्त्र विषय भी यदि आपने लिया है तो उसमें भी पढ़ना है। यदि आप पीजी कर रहे हैं तो पीजी में भी आपको इन षोडश संस्कारों के बारे में अध्ययन करना है। वैसे भी हम देख रहे हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा पर आजकल विभिन्न विश्वविद्यालयों में, विभिन्न महाविद्यालयों में संगोष्ठियाँ आयोजित की जा रही हैं, कार्यशालाएँ आयोजित की जा रही हैं, और उन भारतीय ज्ञान परंपरा की इन कार्यशालाओं में या संगोष्ठियों में इन संस्कारों के बारे में, आश्रम व्यवस्था के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में और अन्य पुरुषार्थ इत्यादि सभी के बारे में विस्तृत चर्चा होती है। तो आज हम चर्चा यहाँ इन 16 संस्कारों के बारे में करेंगे। अब इन संस्कारों को समाज में लागू करने के पीछे उद्देश्य क्या था, क्योंकि कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के तो होता नहीं है। तो उद्देश्य क्या था? एक उद्देश्य इसका है प्रतीकात्मक। आपको मोह, दुख और इस तरह के भाव जो हैं वो आपके जीवन में हों, क्योंकि ये सभी भाव, व्यक्ति जो है निराकार भाव से नहीं रहता, उसके अंदर भाव होते हैं अपने परिवार के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, समाज के प्रति। तो ये संस्कार हमें उन भाव के प्रति भी जागृत करता है। साथ ही साथ संस्कार संपूर्ण करने से जो विभिन्न बाधाएं, जो बाह्य बाधाएं आती हैं या आंतरिक बाधाएं आती हैं, इनसे मन को संतुष्टि मिलती है और इनसे व्यक्ति बचा रहता है। साथ ही साथ जो लौकिक समृद्धि की बात है, वो भी इन संस्कारों को करने से ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन में लौकिक समृद्धि आती है और वो अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान की ओर बढ़ता है। क्योंकि हम लोक जगत में रहते हैं और हम एक सामाजिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। सभी लोग, हम एक सामाजिक प्राणी हैं। समाजशास्त्र में परिभाषा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो समाज के प्रति हमारे कुछ उत्तरदायित्व भी हैं, तो उन लौकिक व्यवस्थाओं से भी हमें ये संस्कार जोड़ते हैं। साथ ही साथ हम जो वांछित वस्तुओं की प्राप्ति का ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो ऐसा माना गया है कि संस्कार पूर्ण करने से वे वांछित शक्तियाँ भी हमें मिलती हैं, जैसे अच्छी बुद्धि मिले, ज्ञान मिले, दीर्घायु मिले। तो इस तरह के कई सारे
हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो वांछित जो हमारे वस्तु हैं वो हमें इन संस्कारों को करने से प्राप्त होती हैं, ऐसा माना जाता है। साथ ही साथ मनुष्य का सामाजिकरण भी होता है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं। हमने पहले भी चर्चा की, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसका सामाजिकरण करने के लिए भी इन संस्कारों का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा व्यक्तित्व का जो उत्कर्ष है, उस उत्कर्ष तक पहुंचने यानी चरमोत्कर्ष तक पहुंचने के लिए भी इन संस्कारों का बहुत महत्व है। और आध्यात्मिक विकास जो है वो व्यक्ति का एडिशनल होता है। हम ये सब सारे संस्कार जब करते हैं, पूरे 16 संस्कार गर्भाधान से लेके अंत्येष्टि संस्कार तक, तो इन सबको करने से हमें हमारे व्यक्तित्व का जो है उसमें एक ऊर्जा आती है, उसमें व्यक्तित्व का विकास होता है और हमारे जो जीवन है वो सफलता को प्राप्त करता है। तो ये 16 संस्कारों और मोक्ष तो इसका अंतिम लक्ष्य है ही कि अगर हम संस्कार पूर्ण जीवन जिएंगे तो हमें अंततः मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये इनके कुछ उद्देश्य हैं। अब हम देखते हैं कि ये संस्कार कौन कौन से हैं और इनमें क्या किया जाता है। हम संक्षेप में चर्चा करेंगे, डिटेल में नहीं। डिटेल में आप बुक्स से पढ़ सकते हैं, यहाँ समझने की दृष्टि से आप इसको देख सकते हैं। तो पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। इसे निषेक भी कहते हैं। जो सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं उनके लिए यह पहला संस्कार है। भारतीय वैदिक परंपरा में या भारतीय सनातन परंपरा में विवाह एक बहुत बड़ा संस्कार है और विवाह उपरांत स्त्री का गर्भवती होना ही गर्भाधान संस्कार के अंतर्गत आता है। इस संस्कार का प्रचलन वैदिक काल से है। गर्भाधान का उद्देश्य था स्वस्थ, सुंदर और सुशील संतान का निरापद जन्म। गर्भ को सर्वदा के लिए पवित्र करने के लिए इस संस्कार को करना अनिवार्य था। अब हम देखते हैं दूसरा संस्कार जो है गर्भाधान के बाद, पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार में गर्भ के तीसरे महीने में इस संस्कार को किया जाता था। जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होता था तब यह संस्कार निष्पन्न किया जाता था। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए यह संस्कार किया जाता था। अब हम तीसरे संस्कार को देखते हैं, सीमांतोन्नयन संस्कार। आइए देखते हैं इसमें क्या विशेष बात थी। सीमांतोन्नयन संस्कार गर्भ के चौथे महीने में आयोजित किया जाता था। दुष्ट शक्तियों और बाधाओं से गर्भिणी स्त्री की रक्षा का उपाय सीमांतोन्नयन संस्कार में किया गया है। तो ये तीसरा संस्कार हमने देखा और इसके पीछे जो उद्देश्य है, जैसे इसमें जो गर्भाधान से लेके यहाँ तक जो संस्कार हो रहे हैं वो उन जो बाधाएं हैं, जो गलत दृष्टि है, वो गर्भिणी स्त्री की रक्षा करे, उनसे रक्षा हो, इसलिए इन संस्कारों का आयोजन किया जाता था। कई संस्कार अभी भी होते हैं और कुछ संस्कार हम जाने अनजाने करते हैं विधि विधान के अनुसार, लेकिन हमें उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन आज भी ये किए जाते हैं, बहुत से संस्कार इसमें आज भी होते हैं। लेकिन वैदिक काल में ये सभी जो सनातन परंपरा मानने वाले लोग थे उनके लिए अनिवार्य थे, तो सभी संस्कार होते थे। आइए अब देखते हैं चौथा संस्कार कौन सा है। चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार। पुत्र जन्म के समय जात कर्म संस्कार को संपादित किया जाता था। मनुस्मृति के अनुसार नाभि छेदन के पहले जात कर्म संस्कार संपन्न किया जाता था। अनिष्टकारी शक्तियों का बच्चे पर कोई प्रभाव न पड़े, इसके लिए यह संस्कार संपन्न किया जाता था। तो अनिष्ट से बचने के लिए उसका जो नाल काटने वाला संस्कार होता है तो उसको जात कर्म संस्कार कहते हैं। तो उसको इसमें किया जाता था, इस संस्कार में। अब हम देखते हैं अगला संस्कार, ये है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार में संतान को नाम प्रदान करना महत्वपूर्ण बताया गया है। नामकरण के माध्यम से संतान का नाम निर्धारित होता था, जिससे वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। प्रसूति की समाप्ति के बाद
किसी अच्छे समय और दिन में नामकरण संस्कार संपन्न किया जाता था। तो नामकरण संस्कार हम आज भी देखते हैं, बहुत से लोग नामकरण संस्कार करते हैं। कुछ लोग वैसे ही नाम रख लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो नामकरण कराते हैं विधि विधान से। अब देखते हैं अगला संस्कार। अगला संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। जन्म से एक निश्चित अवधि के बाद जब संतान को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता था, तब वह निष्क्रमण कहलाता था। यह संस्कार प्राय जन्म के 12वें दिन से चौथे मास तक संपन्न किया जाता है। इस संस्कार को संपन्न करने की निर्धारित तिथि के ग्रह के किसी ऐसे हिस्से को गोबर और जल से पवित्र किया जाता था जहां से सूर्य का दर्शन संभव हो सके। तो निष्क्रमण संस्कार को आज भी बहुत से घरों में जो है वो कुआं पूजन या मंदिर दर्शन या इनके नाम पर बालक को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। उसके पहले जो बच्चा होता है उसको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता, सबसे पहले उसका निष्क्रमण होता है। तो वो निष्क्रमण संस्कार के बाद ही आगे आना जाना शुरू होता है। अब देखते हैं अगला संस्कार, ये है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार आज भी बहुत से लोग करते हैं। इसमें बच्चे को कुछ लोग गुड़ चटाते हैं पहली बार बाहर का, माँ के दूध के अतिरिक्त गुड़ चटाते हैं या खीर खिलाते हैं चांदी की चम्मच से। तो इस प्रकार का एक संस्कार है। आइए देखते हैं अन्नप्राशन में क्या होता था वैदिक काल में। जन्म के 5वें महीने के बाद शिशु अन्न खाने लायक हो जाता है और वह धीरे धीरे अन्न की ओर आकृष्ट होने लगता है। अन्नप्राशन संस्कार द्वारा बच्चे को सर्वप्रथम अन्न ग्रहण कराया जाता है। इस संस्कार में दूध, मधु, घी, दही और पके हुए चावल या भात बच्चे के मुख से स्पर्श कराए जाते हैं। तो इस प्रकार से अन्नप्राशन संस्कार जो है वो कराया जाता था। अब देखते हैं अगला संस्कार, यह है चूड़ाकरण संस्कार। चूड़ाकरण संस्कार भी एक महत्वपूर्ण संस्कार है। इस संस्कार में शिशु के बाल जब सर्वप्रथम काटने का आयोजन किया जाता था, उसी को चूड़ाकरण संस्कार या चूड़ाकर्म संस्कार कहा जाता है। इसे मुंडन भी कहते हैं। इसमें शिखा को छोड़कर गर्भकाल के सिर के सभी बाल और नख कटवा दिए जाते हैं। ऐसी मान्यता रही है कि चूड़ाकरण से दीर्घायु और कल्याण प्राप्त होता है। आज भी हम देखते हैं बच्चों के किसी देवी मंदिर पर जाकर या किसी पवित्र नदी के किनारे या अपने जो पुरखे हैं, अपने जो देवता हैं, उस देव स्थान पर जाकर लोग बच्चे का मुंडन संस्कार कराते हैं। ये मुंडन संस्कार ही चूड़ाकरण संस्कार कहलाता है। और अब देखते हैं अगला संस्कार कौन सा है। अगला संस्कार भी बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है और इसको हम कर्णभेदन या कर्णछेदन संस्कार के रूप में जानते हैं। आज भी ये संस्कार होता है बहुत सी जगह पे। तो आइए देखते हैं कर्णछेदन संस्कार में या कर्णभेदन संस्कार में क्या किया जाता है। कर्णभेद संस्कार शिशु के शोभन और अलंकरण के निमित्त किया जाने वाला धार्मिक संस्कार था, जो संतान के जन्म के 7वें महीने में आयोजित किया जाता था। प्रायः स्वर्ण अथवा ताम्र सुई की नोक से कानों का छेदन इस संस्कार में किया जाता है। तो कर्ण भेदन या कर्ण छेदन संस्कार प्रत्येक जो सनातन परंपरा वाले लोग हैं वो अपने बच्चों का कराते हैं। 7वें 5वें महीने में या 11वें महीने में भी ये होता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। इसमें सबसे पहले पाठशाला में बच्चा जाता है। तो आइए देखते हैं विद्यारंभ में क्या किया जाता था वैदिक काल में। संतान की अवस्था जब 5 वर्ष की होती थी तब उसे शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाती थी। पहले पहल बच्चे द्वारा वर्णाक्षर सीखा और पढ़ा जाना विद्यारंभ संस्कार कहा जाता था। बालक का मानसिक और बौद्धिक गुण इस संस्कार में सबल और सशक्त होकर सामने आता है। और आपने रामायण की वे पंक्तियाँ सुनी होंगी
कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई और अल्पकाल विद्या सब आई। तो ये जो गुरु के घर जाकर अध्ययन करने की परंपरा, ये प्राचीन परंपरा थी। आश्रम में जाकर पढ़ते थे बच्चे, तो वो विद्यारंभ संस्कार के बाद ही इस परंपरा को प्रारंभ किया जाता था। तो ये 5वें वर्ष के बाद, और कई बार ये 7वें वर्ष के बाद भी हमने देखा है, इसमें मिलता है, हमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं इतिहास में कि 5 और 7 वर्ष में विद्यारंभ संस्कार बच्चों का प्राय किया जाता था। आज भी हम देखेंगे तो आज भी 5वीं वर्ष में विद्यार्थी जो बच्चे होते हैं उनको स्कूल के लिए भेजा जाता है। तो लगभग परंपराएं वही हैं, उनके स्वरूप बदल गए। चलिए अगला संस्कार देखते हैं क्या है। ये है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है, और यदि उपनयन संस्कार एक निश्चित समय पे नहीं किया जाए, नहीं हो पाए किसी कारण से, तो विवाह के समय उपनयन संस्कार कराया जाता है। इससे व्यक्ति द्विज बनता है। तो आइए देखते हैं उपनयन संस्कार में कौन सी प्रथाओं का पालन किया जाता था। उपनयन का अभिप्राय स्वाध्याय अथवा वेद के अध्ययन से है। जब बालक आचार्य के निकट अध्ययनार्थ जाता था, उपनयन के लिए यज्ञोपवीत शब्द का भी प्रचलन हुआ। इस संस्कार की संपन्नता से बालक वर्ण अथवा जाति का सदस्य बनता था और द्विज कहा जाता था। यह संस्कार इस बात का प्रमाण था कि अनियमित और अनुत्तरदायी जीवन समाप्त होकर नियमित, गंभीर और अनुशासित जीवन अब प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार से उपनयन संस्कार के माध्यम से या उपनयन संस्कार के बाद व्यक्ति में एक जिम्मेदारी का भाव आता है, और वह अपने अनियमित जीवनचर्या को छोड़कर एक नियमित और संस्कारवादी जो जीवनचर्या है उसे अपनाता था। तो ये उपनयन संस्कार में होता था। अब देखते हैं अगला संस्कार कौन सा है। अगला संस्कार है वेदारंभ संस्कार। गुरु के सानिध्य में पहुंचकर शिष्य का वेदाध्ययन प्रारंभ करना ही एक संस्कार माना जाता था, जिससे उसका बौद्धिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष होता था। वैदिक युग में वेद का अध्ययन करना शिक्षा का प्रधान अंग था। तो वेदाध्ययन संस्कार भी एक महत्वपूर्ण संस्कार प्राचीन काल में, वैदिक काल में था। इसके अलावा और देखते हैं अगला संस्कार कौन सा है। अगला संस्कार है गोदान संस्कार। विद्यार्थी के 16वें वर्ष में यह संस्कार संपन्न किया जाता था, जब उसके दाढ़ी आदि का पहली बार क्षौर कर्म होता था। जब विद्यार्थी या किशोर जो व्यक्ति होता है, लगभग 16-17 की आयु होती है, तब उसके हल्की हल्की मूछें और दाढ़ी आने लगती है। तो वो दाढ़ी को छीलकर इस गोदान संस्कार को किया जाता था। अगला संस्कार है समावर्तन संस्कार। ये समावर्तन संस्कार जो है ये क्या है और इसमें क्या क्या काम किया जाता था। शिक्षा समाप्ति के बाद जब ब्रह्मचारी अपने गृह की ओर प्रस्थान करता था, तब यह संस्कार संपादित किया जाता था। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करने के बाद घर की ओर लौटना। समावर्तन संस्कार विद्यार्थी की शिक्षा की पूर्णता और गृह की ओर प्रत्यावर्तित होने की भावना का प्रतीक था। तो इस प्रकार से अपनी अध्ययन को कंप्लीट करने के बाद जब विद्यार्थी अपने घर पुनः जाता था, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम से निकलकर, यानी अपना अध्ययन अध्यापन कंप्लीट करने के बाद जब विद्यार्थी घर की ओर प्रस्थान करता था, तब इस समावर्तन संस्कार का आयोजन किया जाता था। और इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है, वो है विवाह संस्कार, जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ है, आत्मा है। ये विवाह संस्कार जो है गृहस्थ आश्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, और गृहस्थ आश्रम भी शेष अन्य आश्रमों का संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उस विवाह परंपरा में क्या होता था, विवाह संस्कार में क्या होता था, आइए एक नज़र डालते हैं विवाह संस्कार के ऊपर। विवाह समस्त संस्कारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और गौरवशाली माना जाता है, जिससे व्यक्ति की नई सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति प्रारंभ होती है। व्यक्ति का गृहस्थ आश्रम में प्रवेश विवाह संस्कार से ही होता है।
इस संस्कार से मनुष्य सामाजिक हो जाता है और उसकी वैयक्तिक स्थिति समाप्त हो जाती है। परिवार और समाज के प्रति उसके नए दायित्व प्रारंभ हो जाते हैं तथा वह सामाजिक कर्तव्यों के प्रति कार्यशील हो जाता है। विवाह के उद्देश्यों में वंश वृद्धि प्रधान उद्देश्य था। सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह विवाह के माध्यम से ही संभव था। यानी जो विवाह करते थे, विवाह करने के बाद ही विभिन्न प्रकार के यज्ञ, विभिन्न प्रकार की पूजाएं, ये सब संपन्न की जा सकती थीं, क्योंकि इन सब में आपको अपनी धर्मपत्नी के साथ बैठना होता था। तो विवाह परंपरा, जो विवाह संस्कार है, ये इन पूरी भारतीय इतिहास की चिति की आत्मा है, भारतीय ज्ञान परंपरा की आत्मा है। जो विवाह परंपरा है वो, या विवाह संस्कार है वो, ये 15वां संस्कार है जो सबसे महत्वपूर्ण संस्कार व्यक्ति के जीवन का है। और इसके बाद जो 16वां संस्कार है वह है अंत्येष्टि संस्कार। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक जो 16 संस्कार होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अंत्येष्टि संस्कार को हम सब जानते हैं, हम कभी ना कभी हमारे आसपास, हमारे घर परिवारों में किसी न किसी की डेथ होती है और उसके बाद उसका अग्नि संस्कार होता है, विभिन्न विधि विधानों से होता है। तो वही अंत्येष्टि संस्कार कहलाता है, जिससे व्यक्ति जन्म और मृत्यु के इस चक्र से बच सके, उसके लिए अंत्येष्टि संस्कार किया जाता था। तो अंत्येष्टि संस्कार में क्या खास था वैदिक काल में, आइए देखते हैं। मनुष्य के मरने पर जब उसके पार्थिव शरीर की दाह क्रिया की जाती थी तब उसे अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता था, जो उसके जीवन का अंतिम संस्कार होता था। इस संस्कार की संपन्नता में यह निहित था कि मृत प्राणी परलोक में शांति लाभ करेगा। तो इस प्रकार से ये जो 16 संस्कार हैं, इनका भारतीय सामाजिक व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और आज भी इनके प्रकार में से बहुत सारे संस्कारों को कर रहे हैं। बहुत से लोग गर्भाधान संस्कार करते हैं, फिर छठी वाला कार्यक्रम करते हैं, या अन्नप्राशन भी करते हैं, चूड़ाकरण संस्कार भी करते हैं, उपनयन संस्कार भी करते हैं, कर्णभेदन भी करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे होते हैं। विवाह संस्कार होता ही है, फिर अंत्येष्टि संस्कार भी होता ही है। तो इस प्रकार से बहुत सारे संस्कार आज भी, लगभग 10 ऐसे संस्कार हैं जो हमारे दैनिक जीवन में आज भी प्रचलन में हैं। और वैदिक काल में 16 संस्कार प्रचलन में रहे। ये भारतीय सामाजिक व्यवस्था की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इस वीडियो में काफ़ी है। आप लोगों को भी संस्कारों के बारे में जानकारी मिली होगी, अभी तक आपने सुना होगा, तो आप इनको अच्छी तरह से समझ लें, पढ़ लें, क्योंकि ये आपके परीक्षाओं में सामान्य तौर पर पूछे जाते हैं। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में जाएंगे तो वहाँ भी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत इस पर प्रश्न आता है। किसी एक संस्कार के बारे में भी पूछा जा सकता है और पूरे 16 संस्कारों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप बताएं कि ये जो हम प्रयास कर रहे हैं ये आपको कैसे लग रहे हैं, क्या आपको इसका लाभ हो रहा है या नहीं, तो आप वो बताएं। यदि इतिहास विमर्श पर अभी तक नहीं जुड़े हैं, पहली बार आए हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर जो सूचनाएं हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं वो सबसे पहले आपको मिलें। आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नए विमर्श के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।